नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी होंगे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के क्योंझर से विधायक बने हैं। जिस तरह से भारी जीत मिली है बीजेपी को इस बार, सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, मोहन चरण मांझी के बारे में बताइए, क्या ये जाना पहचाना नाम है? बिल्कुल, अगर उड़ीसा की राजनीति की बात करें तो काफी जाना पहचाना नाम है। चौथी बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। क्योंझर सीट से वो आते हैं और काफी प्रमुख बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं और साथ ही वो आदिवासी समुदाय से हैं। और ये भी आपको बता दूं कि पिछली बार जो उन्होंने चुनाव जीता है, क्योंझर का करीब 11,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है और वो भी एक प्रबल दावेदार थे, क्योंकि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ जो कि पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। और उड़ीसा जहां पर की पार्टी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला है, बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। तो मोहन चरण मांझी जो कि 52 वर्ष के हैं, बीजेपी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, चौथी बार क्योंझर से चुनाव जीत करके आए हैं, उन्हें पार्टी ने उड़ीसा की कमान सौंपने का फैसला किया है। बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरह से लोकसभा के परिणाम रहे, उड़ीसा में जिस तरह की राजनीति है स्थानीय, इनका मुख्यमंत्री बनाया जाना, आदिवासी समाज से आते हैं, महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं, देश भर के लिए एक संकेत जाता है। निश्चित तौर पर अभी अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है कंपेयर टू अनुसूचित जाति की सीटों के लिए। तो ये बीजेपी काफी लंबे समय से आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी था कि गुजरात में खासतौर से बीजेपी को कैसे आदिवासी जो सीटें हैं, आदिवासी इलाके, वहां पर बड़ा फायदा मिला था। तो ये बीजेपी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और झारखंड में जहां पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं जल्दी ही, वहां पर भी बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में आदिवासी सीटों पर नुकसान हुआ। 5 सीटें जो आदिवासी के लिए रिजर्व थी, वहां पर बीजेपी हार गई। अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के ताकतवर कद्दावर आदिवासी नेता है झारखंड के, वो भी अपना चुनाव हार गए। इसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया, उसके कारण आदिवासी समुदाय की सहानुभूति बीजेपी से चली गई। लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी ने ये आदिवासी कार्ड चला है, मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई है और इसी से बीजेपी को लगता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो सकती है। अखिलेश, ये भी कहा जा रहा है 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। जो ये नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ, क्या इन पर मुहर लगी है? केवी सिंहदेव और प्रावती परिदा। लेकिन आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी लेने का इस बार, रखने का विचार रखा गया इस बार? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री वहां पर बनाने की बात हो रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया गया और राजस्थान में भी किया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अब 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो जल्दी इस बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कल शाम को जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को खास तौर से आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये भी बीजेपी की ओर से एक बड़ा जेस्चर है उड़ीसा की जनता के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से वो पूरी अपनी जीत को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मान करके चल रहे हैं। जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन रही है, उनका अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। मोहन चरण मांझी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो विधायक दल की बैठक हुई है, जहां पर कि राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव दिल्ली से गए थे। विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया, तो कल वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो 3-4 नाम पहले चल रहे थे जिनकी उनमें से ये एक नया नाम है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या इनके नाम पे चर्चा चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से स्थानीय या जमीनी नेताओं का चयन कर ये नाम सामने आया है मोहन चरण मांझी का। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने आपको समीकरण अभी बताया कि इसका ये नाम चुनने के पीछे क्या कारण रहा है, बीजेपी की खास तौर से कोशिश है कि आदिवासी वोटों पर जो अपनी पकड़ है उसको मजबूत बना करके रखा जाए। अभी झारखंड में जो झटका लगा है उसको उस झटके से उभरा जाए, ये भी इसके पीछे एक सोच हो सकती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ और उसके बाद पड़ोसी राज्य उड़ीसा, दोनों ही राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी अपनी ओर से पूरे देश के आदिवासी समाज को दे रही है। राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी उड़ीसा से आती हैं, वो भी आदिवासी समाज से हैं। तो इस तरह से बीजेपी एक बड़ा संदेश भी राजनीतिक तौर पर इस चॉइस के जरिए दे रही है।
बिल्कुल। राजनाथ सिंह गए थे यहाँ पे पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र यादव के साथ। आइए सुनते हैं राजनाथ जी का क्या कहना है। मंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण बाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। बिल्कुल अखिलेश, तो आपने सुना दो उप मुख्यमंत्रियों का भी नाम का ऐलान हो गया। मुझे बताया जा रहा है मेरी सहयोगी सिकता देव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिकता, तो आखिरकार उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया, मोहन मांझी का चयन हुआ है, आदिवासी समाज से आते हैं ये। बिल्कुल, बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री उड़ीसा में मिल गया है। मोहन चरण मांझी के नाम पर मुहर लग गई है। किरंजर से ये विधायक है, 4 टाइम एमएलए है। ये स्ट्रॉन्ग उनकी अंडरस्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर मानी जाती है। बहुत वोकल है, फोकस्ड है। उनके कामकाज के तरीकों की सराहना होती है पार्टी के अंदर भी। बीजेपी के चीफ व्हिप है ओडिशा असेंबली में, पिछली असेंबली में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप अपने दर्शकों को निधि बता सकते हैं कि मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए सीएम हैं जो अब पदभार संभालेंगे। जी अब बिल्कुल, और 24 साल का जो बीजेडी का रूल था, जिस तरह से नवीन पटनायक की सरकार गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर जो सीट हासिल की विधानसभा में, जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की। 24 साल बाद ये जीत हासिल करने में कामयाब रही। 147 विधायकों की विधानसभा में 74 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं और ऐसे में जो 24 साल का बीजेडी का रूल था उस पर विराम लगा। नवीन पटनायक का जो कार्यकाल था उस पर विराम लगा और बीजेपी की बहुमत से ये सरकार यहाँ पे बनी है। मोहन चरण मांझी को यहाँ पे बनाया गया। सिकता, आप तो उड़ीसा में ट्रैवल भी की और आप वहाँ की हैं भी। ये जी आइए सुन लेते हैं, पहले आइए सुन लेते हैं उनको। ओडिशार लोक माने जो माने कि एथर परिवर्तन करिवार जो संकेत देइथिले एवं ताहा कार्य परिणत करी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करी बहुमत रे विजयी करी आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनी थिबारु से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी, धन्यवाद दूची। एवं आज जो दीर्घ 24 वर्षर शासन थिला तार परिवर्तन होईची एवं लोक माने जो आशा एवं आकांक्षा एवं ओडिशार विकास पाई जेबड़ी भाव में भारतीय जनता पार्टी प्रति आस्था प्रकट करिसंती, निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में ताकू संपूर्ण भाव में पूरण करने सहित ओडिशा को भारत वर्ष रे 1 नंबर राज्य में परिणत करने निश्चित भाव में आज संकल्प नौछि एवं ता निश्चित भाव में आगामी दिन में ता कार्यकारी करिवो। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा था, कह रहे थे कि राज्य को नंबर 1 पर ले जाएंगे, बनाएंगे, उड़ीसा का चहुओर विकास करेंगे। निधि, जो हमने सुना, उन्होंने उड़ीसा की जनता को धन्यवाद दिया है और कहा है कि जो भरोसा जताया है जनता ने बीजेपी पर,
विकास की राह पर बीजेपी की ये नई सरकार उड़ीसा को लेके जाएगी। तो एक बार फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और एक बड़ी खबर यही कि मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उड़ीसा के, बीजेपी के नए मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये बता दें कि 2 डेप्यूटी सीएम भी उड़ीसा को मिल रहे हैं निधि, कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा। ये 2 नाम हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। कनकवर्धन सिंहदेव बीजेपी के बहुत पुराने नाम हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उड़ीसा में बुलांगीर राजघराने से आते हैं। जब बीजेपी के साथ अलायंस था तो उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था नवीन पटनायक की सरकार में साल 2000 और साल 2004 में। तो राजघराने के हैं ये और पुराने नेता हैं बीजेपी के, बड़ा नाम है। उनकी पत्नी संगीता कुमारी सिंहदेव वो बीजेपी की सांसद हैं बुलांगीर से, जो इस बार फिर चुनकर इस बार। तो कनकवर्धन सिंहदेव एक नया नाम जो अब पदभार संभालेंगे डेप्यूटी सीएम के लिए। और साथ ही प्रभाती परिडा जो एक महिला चेहरा को आगे किया है बीजेपी ने और डेप्यूटी सीएम की पदभार वो संभालेंगी। नीमापाड़ा से वो सांसद हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो ये भी एक बड़ा नाम है राज्य में। तो महिला का एक चेहरा और एक पुराने वेटरन को भी जगह मिली है। केवी सिंह जो 6 बार के विधायक हैं ये राज्य में, तो उनको भी जगह दी गई है। तो ये 3 बड़े चेहरे अब अगुवाई करेंगे राज्य की निधि। बिल्कुल, इतने लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से बीजेपी को इतनी बहुमत से सरकार बनी है। अखिलेश, अगर अब जो 3 नाम सामने आ गए हैं, 3 लोग हैं, टीम है, प्रशासन करेगी, सरकार में आगे बढ़ाएगी, अपना सब अनुभव डालेंगे। केवी सिंहदेव जिस तरह से सिक्ता बता रही थी, पुराने नेता हैं। कुछ और जानकारी इनके बारे में, इन चेहरों के बारे में जो अब ये बागडोर संभालेंगे उड़ीसा की? देखिए, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है बीजेपी का, वो जातीय समीकरणों को साधना है। हमने इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा, जहां तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जो अपने नेतृत्व की कमान सौंपी है जिन नेताओं को, उस फैसले के वहां पर जाति समीकरणों को साधना सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। उड़ीसा में बीजेपी ने एक अनुभवी नेता को कमान सौंपी जो कि पार्टी की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात जरूर है कि लो प्रोफाइल नेता हैं, ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा बीजेपी को लेकर वैसे भी बीजेपी ने वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इस जमाने में पार्टी जरूर यहाँ पर सत्ता की भागीदार हुआ करती थी बीजेडी के साथ। मुझे याद है हरिभूषण जो थे वो उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन जब रिश्ता टूटा बीजेपी का बीजेडी के साथ, उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर लंबी लड़ाई आई है। और दरअसल दुविधा भी बीजेपी के सामने ये रही थी कि उड़ीसा में करें क्या, क्योंकि एक तरफ नवीन पटनायक हर मुद्दे पर यहाँ पर केंद्र में बीजेपी का साथ देते थे, तो इसलिए जो राज्य इकाई थी वो समझ नहीं पाती थी कि क्या करना है। बीच में अभी याद होगा आपको ये भी बात चली थी कि अलायंस कर लिया जाए बीजेपी और बीजेडी के बीच में, लेकिन राज्य इकाई ने पूरा पुरजोर विरोध इसका किया, कहा कि किसी भी सूरत में हम बीजेडी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ऐसे में चाहे मोहन मांझी हो या हो बीजेपी के, उन्होंने वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी पार्टी की पहचान बनाई है, पूरे राज्य में उसका विस्तार किया है, को मजबूत किया है। और मुझे लगता है कि मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाना या फिर उनके साथ केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा को उप मुख्यमंत्री बनाना हो, पार्टी ने ये सोच समझ करके फैसला किया है कि आने वाले समय में जो समर्थन उड़ीसा की जनता ने दिया है इसको बना करके रखा जाए। आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को भारी सफलता इस बार वहां मिली है। 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, आपका सिक्ता, आपका भी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, मोहन मांझी, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा। इसी खबर के साथ, इन्हीं दृश्यों के साथ एक ब्रेक लेते हैं। देश की बात में लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली के कई इलाकों में आज बिजली कटौती देखने को मिली है और ये जानकारी दी है बिजली मंत्री आतिशी ने। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मंडोला में एक पावर ग्रिड में आग लगी जहां 1200 मेगावाट बिजली दिल्ली को वहां से मिलती है। और ये भी कहा कि चिंताजनक है कि आज नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, क्या जानकारियां या डिटेल्स मिल पा रही हैं आपको जो एक कटौती हो रही बिजली की इस पर?
निधि देखिए, इस समय पर अगर कहीं पावर कट हो रहे हैं दिल्ली खासतौर से एनसीआर में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दिल्ली में आज दोपहर को पावर कट हुआ और वो काफ़ी देर तक चला, जिसके बाद में बिजली मंत्री आतिश अहमद ने पूछा कि दिल्ली के अंदर आमतौर पर लाइट जाती नहीं है, ये क्या हुआ है। तब उन्होंने जानकारी दी कि पावर ग्रिड जो है जहाँ से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है, वहाँ पर आग लगी है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर पावर कट लगा है। हालांकि अभी स्थिति ये है निधि जी कि काफ़ी जगह जो बिजली है वो रिस्टोर हो गई है और दूसरे सोर्स से जहाँ से बिजली आती है वहाँ से उन इलाकों में बिजली पहुँचाई जा रही है जहाँ पर इस जगह से बिजली जाया करती थी। जिस समय ये हुआ मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में था, मैं खुद देख रहा था कि बहुत सारे घरों में बिजली नहीं आ रही है। तो अभी एसेस किया जा रहा है कि ये कितना बड़ा फॉल्ट है, और क्योंकि अब दोपहर से हम शाम के समय में आ गए हैं, थोड़ा कंजम्पशन कम होता है, इसलिए थोड़ा अभी लोड कम है। लेकिन अभी एसेस किया जा रहा है कि ये जो फॉल्ट आया है ये कितना बड़ा है और कब तक इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। निधि जी, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बात कर्नाटक की कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता चैलेंजिंग स्टार दर्शन थुगुदीप को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या का जो मामला पहले आर्थिक लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा था, इसके तार अब सीधे जो एक्टर हैं दर्शन से जुड़े बताए जा रहे हैं। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी महिला मित्र को अपने रडार पर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। क्या 34 साल के रेणुका स्वामी की हत्या कन्नड़ा फिल्मों के स्टार दर्शन के इशारे पर हुई? पुलिस को हत्या की वजह सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट लगती है, जिनको रेणुका स्वामी ने शेयर किया था। 33 साल के जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी पहचान रेणुक स्वामी के तौर पर हुई है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि मृतक ने दर्शन की महिला मित्र को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। दर्शन की एक महिला मित्र के बारे में पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। रेणुका स्वामी दोनों के रिश्तों को लेकर टिप्पणी कर रहा था, जिससे दर्शन और उनकी मित्र काफी नाराज थे। कहा जा रहा है कि बार बार समझाने के बावजूद रेणुका स्वामी मान नहीं रहा था। ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। चित्रदुर्ग के एक व्यक्ति की हत्या हुई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में दिया है। पूछताछ में उन्होंने दर्शन का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस ने उसे जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। पुलिस इस सवाल का भी जवाब तलाश रही है कि क्या हत्या के वक्त दर्शन घटना स्थल पर ही मौजूद था, क्योंकि दर्शन के मोबाइल फोन की लोकेशन वारदात की जगह पर दिख रही है। रेणुका स्वामी का शव 9 तारीख को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके के एक नाले में मिला था। इस मामले में 3 लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर करके कहा कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है और मामला आर्थिक लेन देन का है। लेकिन पूछताछ के दौरान दर्शन से जुड़ी कहानी सामने आई। चैलेंजिंग स्टार दर्शन की फैन फॉलोइंग भले ही काफी ज्यादा हो, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी विवाद से जुड़े रहते हैं। तकरीबन 1 दशक पहले दर्शन की पत्नी ने उन पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज करवाया था और दर्शन को कई रातें जेल में बितानी पड़ी थी। अब दर्शन का नाम एक युवक की हत्या से जुड़ा है और इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात नीट की परीक्षा की, जिसे लेकर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान सख्त
रुख अपनाते हुए कहा है कि इम्तिहान की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब इस पर मांगा गया है। अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिल गए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की भी मांग की गई है। पहले चलते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास, जो हमें इस पर जानकारी दे रहे हैं। नीट की परीक्षा को लेकर अब सड़क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है। आज नीट की परीक्षा को दोबारा घोषित करने, परीक्षा को रद्द करने, काउंसलिंग रोकने के संबंधित जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दोबारा परिणाम भी घोषित करने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार जरूर लगाई और कहा कि इससे परीक्षा की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में जितने सवाल और जितनी शंकाएं उसमें व्यक्त की गई थी, उन सभी का जवाब जो है वो एनटीए से मांगा है। याचिका में ये कहा गया कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें एक ही सेंटर के 67 जो छात्र हैं वो 720 में से 720 उनको नंबर मिले, यानी वो लोगों ने एक ही परीक्षा केंद्र के टॉप किया। दूसरी बात कही गई कि ये सभी छात्र एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के हैं। तीसरी बात उसमें कही कि जब पूरी दुनिया पूरे भारत में जब लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे, उसी समय अचानक जो है वो नीट के परीक्षा फल घोषित किए गए। पांचवी बात उसमें कही गई कि जो नीट के परीक्षा केंद्र हैं, जो एनटीए के परीक्षा केंद्र हैं, जो 6 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया छात्रों को, उसका न्यूनतम और अधिकतम नंबर नहीं बताया गया। क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया? छठा सवाल उसमें पूछा गया कि आखिर जो ग्रेस मार्क दिया गया वो क्यों दिया गया, जबकि 24 लाख जो छात्र हैं वो इसमें बैठे थे। एनटीए का हालांकि ये कहना है कि ये पूरी जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से करवाई गई है। केवल 1600 जो छात्र हैं उनकी शिकायतें आई हैं और उनकी शिकायतों की 4 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है, जो 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट देगी। हालांकि याचिका में ये भी कहा गया था कि लीक हुआ है पेपर और जो है वो कई सारे डमी कैंडिडेट बैठे हैं, तो उस पर एनटीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है और ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिर भी एक चिंता पेरेंट्स की तरफ से व्यक्त की जा रही है। हज़ारों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए ये चाहिए कि एनटीए को इन सारे सवालों का कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो नीट की परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। एनटीए से कहा है कि जवाब दीजिए जिस तरह की परिस्थितियां बनी है। हमारे साथ बात करने के लिए सीप पहुजा हैं, जो कि ये एक याचिका करता है। सीप, आपसे जो सुप्रीम कोर्ट का रुख आज रहा है, क्या उससे कुछ राहत मिली है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, 24 लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चा बहुत मेहनत करता है एंड मेहनत करने के बाद ये जो पहली रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ ज्यादा राहत नहीं मिली है। इसमें उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि काउंसलिंग पर अब स्टे नहीं लगेगा एंड एनटीए को ये जरूर फटकार लगाई है कि उनको अब जवाब देना पड़ेगा। 8 जुलाई तक का उनको समय दिया गया है एंड अब इसकी अगली पेशी, जो अगला रिजल्ट आएगा वो 8 जुलाई के तकरीबन आएगा। लेकिन मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो याचिका थी ये रिजल्ट से पहले डाली गई थी। रिजल्ट से पहले इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, सिर्फ एक ही मुद्दा था कि शायद पेपर हमारा लीक हुआ है। असली मुद्दे रिजल्ट आने के बाद सामने आए हैं कि बहुत सारे बच्चों के 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस के तौर पे 718, 719 अंक दिए जा रहे हैं, जो कि टेक्निकली नहीं पॉसिबल है। एनटीए ने अपनी पुष्टि कर दी है यहाँ पर कि हमने ग्रेस इसीलिए दिए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था कुछ सेंटर्स पे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने सिर्फ ग्रेस उन 1563 स्टूडेंट्स को दिए एंड जो 1563 स्टूडेंट्स हैं ये वही हैं जो एक्चुअल में आपके पास पहुंचे। बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चे ऐसे भी होंगे रिमोट लोकेशन में, जो बच्चे शायद आप तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए कि उनको भी समय कम मिला था।
और जिस फॉर्मूला से ये ग्रेस दिया गया है उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बोला कि 2018 में क्लैट के एग्जाम में हमने एक फॉर्मूला लगाया था नॉर्मलाइजेशन का, उसके तहत हम ग्रेस दे रहे हैं, जबकि क्लैट का एग्जाम 60,000 बच्चे देते हैं, नीट का एग्जाम 24 लाख बच्चे देते हैं। क्लैट का एग्जाम एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम था जहां आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से पता लगा सकते हो कि बच्चे की स्पीड क्या है और कितना उसका टाइम लॉस हुआ है, सर्वर से आप आसानी से पता लगा सकते हो। लेकिन नीट का एग्जाम जो पेन पेपर मोड में ऑफलाइन मोड में होता है, सीसीटीवी देख के आप ये पता नहीं लगा सकते हैं आसानी से कि किस बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है और कितने ग्रेस हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप ने अपनी बातें रखी हैं यहाँ पर, कोर्ट ने भी सुनी होंगी ये बातें, आगे की राह आप कैसी देख रही हैं? क्योंकि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है तो आप लोग कह रहे हैं राहत नहीं है, लेकिन अगर एनटीए से खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस दिया है, तो उम्मीद है कुछ इस पर कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अभी 3-4 PIL और भी हैं जो अभी हियरिंग जिनकी बाकी है। हमने भी अन अकेडमी की तरफ से एक जनहित याचिका डाली है जिसमें हमने सारे सवाल प्रस्तुत किए हैं कोर्ट के सामने। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट के बाद वाली चीजों को अच्छे से एनालाइज करेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई राहत जरूर आएगी, या तो रिजल्ट रिपब्लिश होगा या फिर उन सब बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा जिनको एक्चुअली में ग्रेस नंबर मिले हैं। अभी हमारे पास सिर्फ नंबर है कि 1563 को ग्रेस मिले, कितने मिले हैं ये किसी को नहीं पता। वो कह रहे हैं -20 से लेके 720 अंक तक ग्रेस मिले हैं, यानी कि आज जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 है, आज जो बच्चा टॉपर है, वो भी बच्चा ग्रेस नंबर से वहां पहुंचा है। तो मेरा सवाल सबसे इतना ही है कि हम फ्यूचर में जो बच्चे एम्स में जाने वाले हैं, हम अपना फ्यूचर, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का फ्यूचर किसके हाथ में डाल रहे हैं? जो बच्चा शायद एक सवाल ये भी है, देखिए सिर्फ इसमें एक सवाल ये भी है कि जो जिन बच्चों का चयन हो गया है, जो रिजल्ट लेकर आप काउंसलिंग का इंतजार करें जिस पे रोक नहीं लगी है, उनका भी भविष्य फिर अधर में लटक रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या दिख रहा है? एक तरफ आपकी याचिका है, लेकिन जिन बच्चों का चयन हो गया है वे आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? आगे की राह में मुझे यही लगता है कि इनको रिजल्ट एक बारी से दोबारा से एनालाइज करना चाहिए एंड ये क्लियरली बता देना चाहिए कि हमारे पास सच में 1500 बच्चे थे जिनको ग्रेस मिला है या फिर वो 15,000 थे। क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई गई है वो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 1600 बच्चों को ग्रेस देने से कट ऑफ आपकी इतनी हाई चले जाए। तो रिजल्ट पे एक बारी दोबारा से एनालाइज करना चाहिए एंड एक फ्रेश रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। एंड बहुत सारी धांधलेबाजी हमें वहां भी देखने को मिल रही है कि जगह जगह से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पटना में अगर आप देखेंगे प्रॉपर याचिका दर्ज है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं उस FIR को, वो भी एक रीजन हो सकता है कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर आज ब्लीक है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 640 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिल रहा है और जो बच्चा नॉन डिजर्विंग था आज वो 720 नंबर लेकर बैठा है। बिल्कुल है चिंताजनक बहुत स्थिति, हम देख सकते हैं बच्चे भी इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस मामले का हल निकाला जाता है और एनटी एक बार फिर से अपनी जवाब में क्या तथ्य सामने रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीप जुड़ने के लिए। बता दें इस पूरे मामले में जिस तरह से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो ये छात्र हैं जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं उनको शक है, परिणाम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब देख सकते हैं छात्रों के मन में कितनी चिंता होगी उनके भविष्य को लेकर, क्योंकि बहुत गहन पढ़ाई नीट के लिए हमारे डॉक्टर्स तैयार करती है। जो नीट की पढ़ाई है बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्तिहान जो होता है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ही पूरे मामले पर सख्त सवाल खड़े किए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी, उससे कई सवाल खड़े किए और साथ ही कहा है कि जो विश्वसनीयता पर सवाल उठाए इसलिए आपको जवाब देना होगा। तो ये अपने आप में परिस्थिति बन गई है। इसमें कई याचिकाकर्ता हैं जो 8 जुलाई को इस पर अब अगली सुनवाई होनी है। काउंसलिंग पर हालांकि रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये जो मसला है हमारे जो छात्र हैं, जो परिश्रमी हैं, उन पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल इस पर हमारी लगातार NDTV की नज़र बनी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ट्रांसफर पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अब किए जा सकेंगे तबादले। 42 प्रस्ताव जो थे कैबिनेट के सामने, उनको मंजूरी दी है। आइए इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आज कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें 41 को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। सबसे बड़ा प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफ़र नीति को लेके। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने एक ज़िले में 3 साल और एक मंडल में 7 साल पूरे कर लिए हों, उनका स्थानांतरण किया जाएगा और साथ ही कुछ ऐसे राज्य कर्मचारी जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके आवेदन पर भी अब उनके विभाग विचार कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जिस ज़मीन पर बनाया जा रहा है, उस ज़मीन पे किसानों के मुआवजे की नीति को भी सहमति दे दी। साथ ही लखीमपुर ज़िले में एक हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए सोनभद्र ज़िले के ओबरा में जो 2 पावर प्लांट्स बन रहे हैं, उन पावर प्लांट्स की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। पहले 2 पावर प्लांट्स की कुल कीमत 11,705 करोड़ रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 13,500 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा कानपुर IIT में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा और साथ ही 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसको भी यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में कुल 42 में से 41 कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी ऐसी प्रस्ताव हैं, कुछ योजनाएं हैं जिसको योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।